हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने चैप्टर की जिसमें जो भी सरकारी नीतियां रही हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उनका क्या प्रभाव पड़ा है इसकी बात करेंगे। इसी के साथ हमारे वाला चैप्टर भी लगभग तरह से कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक, तो क्या क्या है, व्यवसाय और उद्योग, जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज है ना, उन पर सरकारी नीतियों, और यहाँ पर हम कौन सी सरकारी नीतियों की बात कर रहे हैं, एलईपी। ठीक है, ये एलईपी नहीं है, यहाँ पर होगा एलपीजी, ये गलत प्रिंट हुआ है, एलईपी नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इनमें परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या पड़ा है, सरकार की नीतियां हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक, निजीकरण, ये हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं बार बार मेंशन करता रहता हूं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, आप ये भी लेकर के आ जाओगे तो भी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको कुछ चीजें पता थी। ठीक, अच्छा, इनका क्या प्रभाव पड़ा इसकी बात करेंगे। चलिए, पहले तो ये हो गया कि प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। क्यों? उदारीकरण हो गया, आपने बाहर से भी कंपनीज को आने का मौका दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को भी आपने आने का मौका दे दिया, तो जो सरकारी कंपनी थी उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो पहली चीज तो यही है। विशेष रूप से जो सेवा उद्योग थे, जैसे ऐसे कई सेक्टर्स ऐसे थे जो रिजर्व थे, किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। जैसे हवाई जहाज, पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस यही चलती थी, अभी तो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज थोड़ा बर्बाद हो गई, और बट फिर भी जो ये सारी कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज हैं, और इन्हीं के पास मार्केट शेयर ज्यादा है। आज भी एयर इंडिया चल रहा है, लेकिन बहुत बड़े लॉस में चल रहा है, और उसमें भी सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी कोशिश कर रही है, विनिवेश की कोशिश कर रही है, जिससे कि सरकार के ऊपर जो पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ है वो कम हो जाए। ऐसे टेलीकम्युनिकेशन में, दूरसंचार में, अब तो आपको बीएसएनएल और एमटीएनएल सुनाई नहीं पड़ता है, वोडाफोन, आइडिया ऐसी प्राइवेट कंपनीज में गायब हो गई। अब जियो और एयरटेल, ये दो बड़े सेगमेंट कंपनीज बची इंडिया में। अच्छा, बैंक सेवा, समझ रहे हैं, बैंक में भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने नेशनलाइजेशन किया हुआ था धीरे धीरे, अब तो बहुत आज अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे ही आपकी एक्सिस बैंक है, ठीक है, ऐसे ही यस बैंक है। यस बैंक की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, उनके यहाँ जो डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, बट ये सारी ऐसी बैंक है। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक, तो इन सारे सेगमेंट्स में भी क्या हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज को बहुत मौका मिला। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट बैंक्स पूरी तरह से तो नहीं है आरबीआई को छोड़ करके, बाकी में शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है एसबीआई वगैरह में, लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है ना, अब उनको भी कम्पीट करना पड़ता है। कंज्यूमर वो देखता है यार एचडीएफसी बैंक हमें ज्यादा सर्विसेज दे रही है, अच्छे से वहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत लाइन लगी रहती है गवर्नमेंट बैंक्स में, हालांकि लाइन लगी रहती है इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट बैंक्स अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वहां पर छोटे कस्टमर मतलब जिनके पास कम डिपॉजिट, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो उन सारी चीजों को टैकल करते हुए वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा अच्छे से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेगमेंट से क्या हो रहा है, उनको काफी ज्यादा तगड़ा एक कॉम्पिटिशन मिल रहा है। बीमा में आप देखोगे तो एलआईसी का ही पूरा काम रहा करता था, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो एलआईसी और जीआईसी ये प्राइवेट कंपनीज नहीं है, सरकार की तरफ से कंपनीज हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर भी काफी तेजी से इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी भी बीमा क्षेत्र में आप देखोगे तो एलआईसी, खासतौर से जो जीवन संबंधित बीमा है ना, उसमें बहुत आगे है। तो इसमें अभी भी गवर्नमेंट कंपनीज आ गए हैं बीमा क्षेत्र में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है और कंपटीशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पहला जो पॉइंट मिलता है वो क्या मिलता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ये पहली चीज है, किसके लिए? मेनली गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, और इन जनरल इकोनॉमी में भी। ठीक है, इन जनरल इकोनॉमी में मतलब पहले पता था कि अगर मुझे लाइसेंस मिला हुआ तो दूसरे को लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हो गया, ये कंपटीशन बढ़ गया। तो इन जनरल कंपटीशन बढ़ गया, जिससे फायदा किसको हुआ? लास्ट यूजर जो है, कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि उसको सस्ते में ज्यादा अच्छी वस्तुएं मिलना स्टार्ट हो गई। अच्छा, और क्या है? अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, वही चीज, कंज्यूमर किंग बनने लगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। पहले तो आपको पता ही नहीं था कि एक ही इंसान बेच रहा है, भाई आपको उसी से खरीदना पड़ेगा। अगर आपको वो सामान चाहिए, कोई और बनाता ही नहीं है। अभी तो पता है आप नहीं बनाता, आपके बगल वाले से ले लेंगे, वो नहीं देगा तो किसी और से ले लेंगे। जैसे आप गांव में रहते हैं और एक ही दुकान है, आपको कॉपी किताब खरीदनी है, तो आपको पता है कि यही चीज लेना है, नहीं तो फिर 5 किलोमीटर दूर जाओ, और आपको पता चल गया कि गांव में 3 दुकानें और खुल गई हैं, तो आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो वैसी स्थिति हो गई। और साथ में जो आपका कंज्यूमर है ना, वो काफी जानकार भी हो गया, उसके पास भी काफी इंफॉर्मेशन आने लग गई। अभी भी असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन रहती है। असिमेट्रिकल का मतलब कंज्यूमर को उतना आइडिया नहीं रहता जितना बनाने वाले को है, बट फिर भी काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं और साथ में जानकारी भी आ गई है। तो इससे क्या हो गया है कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, और साथ में बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण, वही जो मेन पॉइंट है, कई श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं ये क्रय में से चयन का अवसर प्रदान करती हैं आपको। ठीक है, किसको? ग्राहक को। ठीक, तो इस वजह से भी उसको पता है कि आप नहीं दोगे। जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट है,
कुछ भी, अभी आप किसी भी मॉल में चले जाइए तो देखिएगा, या शॉपिंग सेंटर में जाइए तो देखेंगे आप बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी मान लीजिए साबुन का है तो 50 तरह के साबुन रखे हुए हैं, नमकीन खाने का तो वही 50 तरह के, चिप्स खाना है तो वो भी 50 तरह का है, शैम्पू है तो वो भी 50 तरह के हैं। तो आपके पास इतनी ज्यादा चॉइसेस आ गई हैं, ठीक। तो आपको बहुत समझ करके इस कॉम्पिटिशन को समझते हुए काम करना पड़ता है। ऐसे क्या हुआ, प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हुआ है। टेक्नोलॉजी ने देखा, बहुत सारी कंपनीज ने देखा कि हम लोग काम कर रहे थे अच्छे से, अगली एक कंपनी आई जिसने सारी कंपनी को तबाह कर दिया क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर थी। जैसा कि इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अभी हुआ है रिसेंटली, 4G टेक्नोलॉजी पर VoLTE आ गया, ठीक है। आप वॉइस पर भी कॉल कर सकते थे, और ये कौन लेकर के आया था, एक तरह से जियो लेकर के आया, रिलायंस जियो। तो इसकी वजह से जो पुरानी कंपनीज थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी भाई, आइडिया भी बिरला ग्रुप की कंपनी है, और वोडाफोन आपके यूके की कंपनी थी, तो इतनी बड़ी कंपनीज भी सर्वाइव नहीं कर पा रही ठीक से क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। तो टेक्नोलॉजी नहीं आते ही आप बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रहे होते हैं, और इस वजह से पुराने लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, और इसी वजह से टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस भी किया गया, और परिणाम यह हुआ कि जो पूरा पर्यावरण था प्रौद्योगिकी को लेकर के वो बहुत तेजी से बदलना स्टार्ट हो गया, ठीक। अच्छा, और क्या हुआ, नई तकनीकी के कारण मशीन प्रक्रिया मतलब जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आपका सामान बन रहा है, तो वो प्रोसेसेस भी हम लोग चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन्स नहीं आ रही हैं, वो पूरा का पूरा असेंबली लाइन क्या होगी इसको चेंज कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी हो रहा है, जैसे एक वो इलॉन मस्क, आपका मैं बहुत बार बार एग्जांपल देता हूं, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन कर दिया, तो इनको रियलाइज हुआ कि इतना ज्यादा ऑटोमेशन नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से भी दिक्कत हो गई। ऑटोमेशन का फायदा है, लेकिन जहां पर ह्यूमन यार अच्छे से काम कर पा रहे हैं, वहां पर ऑटोमेशन आप अननेसेसरीली कर रहे हो, उसका नुकसान भी होगा। जबकि वो बहुत ही विजनरी और बहुत मतलब ऐसे 2-4 ही इंसान होंगे इस टाइम पे दुनिया में जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर किस चीज को किस तरह से यूज करना वाला एंगल आने लग जाता है। तो यहाँ पर प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उत्पाद और सेवाएं, इनमें सुधार हो जाता है। तो होता क्या है, देखिए समझ लीजिए, नई तकनीकी आ गई तो आपकी मशीन बेटर हो जाएगी, आपकी प्रोसेसेस ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, और उसका परिणाम होता है कि आपकी गुड्स और सर्विसेज ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। और छोटी जो फर्म्स होती हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी खरीद नहीं सकती, तो नई टेक्नोलॉजी महंगी है, और पुरानी टेक्नोलॉजी में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पाया तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से जो छोटी फर्म्स होती है ना, उनको बहुत नुकसान भी होने लग जाता है, ठीक, और वो कंपीट नहीं कर पा रही होती है, दिक्कत आ जाती है। अच्छा, और क्या है, निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता होती है, आपको लगातार चेंज होते रहना होता है। पहले क्या था, 1991 से पहले आपको पता है कि आप ही के पास लाइसेंस है, ज्यादा होगा तो एक इंसान को और लाइसेंस मिल जाएगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है, च्यवनप्राश का डिब्बा आता था बचपन में, बहुत सिर्फ डिब्बे की डिजाइन चेंज होती चलेगी, अगर आपको अंदर भी सेम रखना है फिर भी आप एक जैसी चीज नहीं रख सकते हो, क्यों, वहां पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक तो आपको प्रोडक्ट भी चेंज करना है, प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज करनी है, पैकेजिंग चेंज करनी है, एडवर्टाइजिंग का तरीका चेंज करना है, लगातार आपको इनोवेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। 1991 से पहले क्या था, फर्मों की नीतियां एवं कार्यशैली जो थी ना, वो काफी हद तक स्थायी रह सकती थी। क्यों, क्योंकि उस तरह से आपको पता है आप ही हो मार्केट में, जो आप बना रहे हो वो लोगों को खरीदना रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 1991 के पश्चात उद्यमों को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन की वजह से आपको इनोवेशन लाना पड़ता है, कुछ नया हो ये दिखाना जरूरी हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए, मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता, ये एक बहुत ही अजीब इशू है, इंपॉर्टेंट भी है, और दोनों तरह की शिकायतें हैं। भारत में युवाओं की शिकायत है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और इसको हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, और बहुत सेंसिटिव इशू भी है। इंडस्ट्रीज की शिकायत क्या है कि हमें अच्छे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, हमें जितने कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, जिनके पास कौशल हो, हमें जितने कमिटेड लोग चाहिए जो वास्तव में काम करना चाह रहे हो, वो नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री के साइड से अगर आप बात करोगे तो ऐसी बात आती है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छे से डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा बना पाए। तो ये बात आती है यहाँ पर, क्या है, भारतीय उद्यम जो है ना, अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण लंबे समय से हानि उठा रहे हैं, ठीक। डिग्री हो गई है वैसे अभी, लेकिन काम नहीं है, वैसी चीजें हैं। तो वो बहुत बड़े लोगों की शिकायत है। ऐसी क्या है, नई बाजार परिस्थितियों में उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की अधिक मांग है, और वो सीधी सी बात है, आप जितने ज्यादा कौशल है आपके पास, जितना आप कमिटेड हो, उतने लोगों की मांग रहेगी। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। ऐसे क्या हो गया, बाजार अभिविन्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, इसमें भी वही चेंज आया। पहले आपको पता है आप ही अकेली कंपनी हो, आप जो बनाओगे वो बिकेगा, तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आप बेचने की बात करते थे। अभी क्या होता है, अभी सोचते हैं कि बाजार को चाहिए क्या है, इस टाइम पर बाजार क्या मांग कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बना दिया तो बाजार खरीदेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बाजार के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इस वजह से पहले जो इस
मार्केट ओरिएंटेशन रहता था ना, वो पूरा प्रोडक्ट के हिसाब से चलता था। क्या रहता था, पहले जो व्यावसायिक इकाइयां थी वो उत्पादन करती थी और उसके पश्चात बाजार में बिक्री करती थी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे उनके विपणन कार्य उत्पादन मूलक क्या क्या थे, प्रोडक्शन, मतलब उसका जो विपणन था वो उत्पादन मूलक था। उत्पादन मूलक मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ओरिएंटेशन है। तो मार्केटिंग जो थी, मार्केटिंग ऑपरेशंस, वो सारे के सारे प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे कि आपने बना लिया है, अब कैसे इसको निकालेंगे इसकी बात की जाएगी। और आप ही बेचने वाले हो तो उस तरह की चीज होती थी, प्रोडक्शन पर आपने फोकस रखा ज्यादा, बाद में आपने मार्केटिंग पर काम किया। अभी क्या होता है, अभी आप पहले से पता करते हो बाजार अभिविन्यास जो है ना, उसमें क्या चीज आ गई है, तेजी से परिवर्तित विश्व में फर्म्स पहले बाजार का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और एमबीए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा समझेंगे, मार्केट रिसर्च। आप मार्केट की रिसर्च करते हो, ठीक है, कि मार्केट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसा रुझान चल रहा है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद उसी के अनुरूप ही आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हो। यहाँ पर वस्तुओं का मतलब सिर्फ वस्तुओं से नहीं है, सेवाओं का भी है। ठीक, तो ये बात भी होगी। तो मार्केट ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया, सब कुछ फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना, तो बस एक चीज बढ़ गई है, और वो चीज क्या बढ़ गई है, कॉम्पिटिशन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अब उसकी वजह से ये सब उसके रिपरकशंस हैं। रिपरकशंस भी नहीं बोलना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस है। रिपरकशंस थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ आता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन था वो कम होने लगा। सरकार ने बोला कि हमारी मेन जिम्मेदारी वस्तुएं बनाना नहीं है, जहां पर कुछ समस्या है वहां पर हम काम करेंगे, हम अलग से आपको पैसे नहीं देंगे, आपको जो बजट में हम अलग से एलोकेट किया करते थे वो नहीं करेंगे। अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करना होगा और खुद के रिसोर्सेज खुद से बनाने होंगे। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं PSUs, इनको लेकर के क्या हो गया कि उपक्रमों ने यह समझ लिया कि यदि इन्हें अस्तित्व में रहना है एवं विकास करना है और अधिक कुशल होना होगा, इनको एफिशिएंट बनना होगा। और अधिक कुशल का मतलब क्या होगा, इनको एफिशिएंट बनना होगा, रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं चलेगी, है ना। और साथ में क्या होगा, आपको उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने संसाधन जुटाने होंगे। सरकार आपके पीछे नहीं रहेगी, माई बाप बनकर के नहीं खड़ी रहेगी। ये बात हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हम लोग निकालते हैं। निष्कर्ष यही है कि भारतीय व्यवसाय और उद्योग ने नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में, नई अर्थव्यवस्था कौन सी, जो हमारे 1991 के आर्थिक सुधार के बाद आई थी, तो उसमें जो हमारे सुधार किए गए थे ना, उसके बाद से इन्होंने काफी ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है। रेजिलियंस समझ रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, अनुपालन में अत्यधिक लचीलेपन का, ग्रेट रेजिलियंस का परिचय दिया है। रेजिलियंस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं बीमार पड़ जाऊं और उसके बाद से हो रहा है कि अब तो हालत कैसी है, फिर मुझे थोड़ा सा आपने डायरेक्शन दी और मैं बहुत जल्दी से रिकवर करके आ गया, तो रेजिलियंस बोलते हैं। और इंडियन इकोनॉमी को काफी रेजिलियंट बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े शॉक्स आए, जीएसटी का भी जो इंप्लीमेंटेशन था उसको लेकर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, और डीमोनेटाइजेशन जैसे मनी सप्लाई शॉक्स को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से अब्जॉर्व किया और बहुत तेजी से रिवर्ट बैक करने की कोशिश की। अभी कोविड का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसके बाद भी उम्मीद है कि हम लोग काफी रेजिलियंट है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। यंग इंडिया है तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में इतने बड़े शॉक्स को भी हम काफी अच्छे से कर ले जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी किया। तो क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्री और बिजनेसेस आपको देखेंगे वो बहुत रेजिलियंट थे। ठीक, तो इन्होंने इसका परिचय दिया है। कुल मिलाकर भारतीय उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ये जो नीतियां थी ना, इनमें जो परिवर्तन था, विशेषता उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सकारात्मक रहा है अगर हम बिजनेसेस और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, इन जनरल ओवरऑल किसी इंडस्ट्री को नुकसान भी हुआ होगा, जॉबलेस ग्रोथ की बात भी होती है, कृषि का योगदान कम हो गया, कृषि को में उतना लोग नहीं दे पाए। हम लोगों ने पहले के चैप्टर से बात की हुई थी, इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बात कर रहे थे इसको 11th क्लास की, तो वहां पर ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो गई है, थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम हो गया, जबकि उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो कई समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ही अच्छा है, बट इन जनरल अगर आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को काउंट करोगे तो ऐसा इमेज आता है कि कम से कम इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के लिए जो एलपीजी की पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, वो काफी सकारात्मक रही है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने देख लिया सारी चीजें जो भी थी इस चैप्टर में। आगे अपने अगले चैप्टर में बात करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।